नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरे चैनल पर इस समय गणित का मॉक टेस्ट चल रहा था, तो उसमें देखिए 19 क्वेश्चन कल के वीडियो में हो चुके थे। तो उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 20 मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है? तो इसका आप लोगों को सही आंसर देना है। तो आप लोग फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन है होता है, तीसरा ऑप्शन है निश्चित नहीं कहा जा सकता, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा नहीं। देखिए शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दी हुई संख्या से गुणा करने पर उसका आंसर 1 आए। यानी कि मान लीजिए 1/2 है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। दोनों को काटने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन जब 0 दिया हुआ है यहाँ पर, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो देखिए 0 का अगर 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस प्रकार से 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी हैं तब त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। अर्ध परिमाप आप लोगों को बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और फिर तीसरा है a प्लस बी प्लस सी बटे 3, और फिर चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तुरंत आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। देखिए परिमाप का मतलब होता है जितने भी भुजाएं दी हुई हों उनका सबका योग। तो यहां पर त्रिभुज की बात की गई है। तो यहां पर देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। लेकिन कहा गया अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का मतलब उसका आधा कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। तो इसका जो बा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 14 मीटर व 18 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल है। तो देखिए यहां पर भुजाओं के देखने से ये तो क्लियर हो गया कि देखिए जो भुजाएं 3 है तो इसका मतलब त्रिभुज है, और कहा भी गया क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज की भुजाएं और जो है, लेकिन तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये एक विषमबाहु त्रिभुज होगा, और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है और हमको आंसर निकाल लेना है। तो सबसे पहले तो विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं फार्मूला आप लोगों को बताए दे रहा हूं। देखिए इसका फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए अंडर रूट के अंदर पहले एस रहेगा, और उसके बाद फिर एक ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर एक ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर एक ब्रैकेट में एस माइनस सी। यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं ये सब गुणे में रहेंगी। तो इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा जो है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए फार्मूला हम लिखे भी दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से रूट के अंदर होगा, ऐसे एस लिख लेंगे, फिर एस माइनस ए, यहां पर माइनस लगेगा, फिर एस माइनस बी, और फिर यहां पर ब्रैकेट में रहेगा एस माइनस सी। तो इस प्रकार से जो है रूट के अंदर ही सब कुछ रहेगा। तो इस प्रकार से जो है हम बहुत ही आसानी से त्रिभुज का या कह लीजिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको आप लोगों को हल करना पड़ेगा। तो इसका हल करके आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल यहां पर हम आप लोगों को करेक्ट आंसर बताए दे रहे हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, देखिए 21 अंडर रूट 11, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर व 12 मीटर हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर व 12 मीटर हैं,
तब त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहां पर हम हिंट आप लोगों को दिए दे रहे हैं, आप लोग तुरंत इसका आंसर बताइए। देखिए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे लंब। तो यहां पर देखिए समकोण बनाने वाली भुजाएं दी हुई हैं, तो इसमें एक को आधार और एक को लंब यानी कि ऊंचाई माना जा सकता है। तो यहां पर देखिए आप लोग फार्मूला लगाइए 1/2 आधार गुणे लंब और फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसमें 60 वर्ग मीटर, दूसरा है 80 वर्ग मीटर और तीसरा है 100 वर्ग मीटर और चौथा है 120 वर्ग मीटर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 60 वर्ग मीटर, क्योंकि देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगी तो 12 का 10 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 120 का 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। यहां पर भी मैं आप लोगों को हिंट दिए दे रहा हूं। देखिए सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, देखिए 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो यहां पर देखिए विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहां पर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल और तुरंत आंसर बताइए। देखिए सारे फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए तभी आप लोग कर पाओगे। देखिए यहां पर मैं हिंट दे देता हूं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब जब ये क्वेश्चन आ जाएगा और जो है अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप कर नहीं पाओगे, लेकिन मैं यहां पर इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि यहां पर अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो यहां पर तुरंत आंसर दे नहीं पाओगे और इसको आप लोग आराम से बाद में हल करना। लेकिन यहां पर तुरंत आंसर बताने के लिए मैं हिंट दे देता हूं, तो इसलिए आप लोग अब ये फार्मूला लगाइए 1/2 विकर्णों का गुणनफल और फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए पहला ऑप्शन है 100 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 200 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 300 वर्ग सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए विकर्णों का जब गुणनफल करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 200 का जब आधा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज का आधार 12.8 सेंटीमीटर है, वह ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तब क्षेत्रफल होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 22.4 से वर्ग सेंटीमीटर, फिर दूसरा ऑप्शन है 25.6 वर्ग सेंटीमीटर और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ग सेंटीमीटर और फिर चौथा ऑप्शन है 44.8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका भी आप लोग तुरंत आंसर बताइए। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई, और यहां पर आधार और ऊंचाई दी हुई है, तो यहां पर देखिए आधार गुणे ऊंचाई करिए और इसका तुरंत आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 44.8 वर्ग सेंटीमीटर, 44.8 वर्ग सेंटीमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, दूसरा ऑप्शन है 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाई का गुणनफल, तीसरा है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई और चौथा है आधार गुणे ऊंचाई। तो फटाफट आप लोग सही आंसर का जवाब दीजिए। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में ए बी सी में एक देखिए मान दिया हुआ है 0,0 निर्देशांक दिए हुए हैं, फिर बी का दिया हुआ है मान 3,0
0 और फिर सी का दिया हुआ है 0, -8 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 24 मात्रक, दूसरा ऑप्शन है -24 मात्रक, तीसरा ऑप्शन है 12 मात्रक और चौथा ऑप्शन है 48 मात्रक। तो इसका भी आप लोग जो है आंसर हल करके ही बता सकते हैं। तो इसका हल करके आंसर इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और जो है देखिए इसका हम आप लोगों को सही आंसर बता दे रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सा, यानी कि इसका सा ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा होगी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा होगी। तो देखिए यहां पर वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए और फिर भुजा निकाल लीजिए। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो यहां पर देखिए भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1000 और फिर यहां पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर रूट के अंदर 1000 हो जाएगा और रूट के अंदर जब 1000 हो जाएगा तो रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 100 गुणे 10 और जब 100 गुणे 10 लिखेंगे तब देखिए 100 को मतलब बाहर निकाल सकते हैं रूट के, यानी कि 100 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 10 आ जाएगा और रूट के अंदर जो है 10 बचेगा। तो इस प्रकार से देखिए इसको हल किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 10√10, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की संलग्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर व एक आयत की संलग्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर हैं। तो इसका क्षेत्रफल होगा, एक आयत की संलग्न भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पर देखिए 15 गुणे 12 दिया हुआ है। तो यहां पर जो है इसका आप लोग आंसर फटाफट बताइए। देखिए काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हल करने में आप लोगों को टाइम लग सकता है, इसलिए उनके आंसर हम खुद ही बता देते हैं और समझा देते हैं। बाकी जो आसान है वही आप लोगों के हल करने के लिए रखते हैं। तो यहां पर देखिए ये आसान क्वेश्चन आप लोग तुरंत जो है इसको हल करके बताइए। यहां पर देखिए पहला ऑप्शन है 180 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 90 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 27 वर्ग सेंटीमीटर और चौथा है 360 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 180 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए जो है 15 का 12 से गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण होगा। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण होगा। तो देखिए वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा √2, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है भुजा √2। तो देखिए यहां से भुजा √2 से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 6√2 सेंटीमीटर और चौथा है 6√3 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले हिंट भी दे दिया है कि भुजा √2 होता है तो भुजा है 6 सेंटीमीटर और साथ में √2 भी जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से 6√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, वर्ग 10-20 की उच्च सीमा होगी। तो देखिए वर्ग अंतराल में आप लोगों को पता होगा जो पहले संख्या दी हुई होती है उसको कहते हैं निम्न सीमा और जो बाद में दी हुई होती है उसको कहते हैं उच्च सीमा। तो यहां पर उच्च सीमा आप लोगों को बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 10 + 20। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं तो आप सब लोग सही ही आंसर दोगे। देखिए उच्च सीमा क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि जो है जो लास्ट में संख्या दी हुई होती है उसको उच्च सीमा बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 30-40 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह है। वर्ग 30-40 का मध्य बिंदु वर्ग है। देखिए पहले ऑप्शन सुन लीजिए, सही आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को हल करके बताता हूं। तो देखिए पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 70, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 40।
तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए इसको कैसे निकालना है, देखिए मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं कि जो दो संख्याएं दी हुई होती हैं उनको जोड़ करके और 2 से भाग कर देते हैं। तो यहां पर देखिए 30 और 40 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 70 का 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 35 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा। देखिए पहला ऑप्शन है वर्ग अंतराल के, दूसरा ऑप्शन है वर्ग चिन्ह के, तीसरा ऑप्शन है वर्ग की बारंबारता के, और चौथा ऑप्शन है वर्ग की संचयी बारंबारता के। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वर्ग की बारंबारता के। आयत चित्र में वर्ग अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होगा, तो वर्ग की बारंबारता के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन है तोरण, दूसरा ऑप्शन है आयत चित्र, तीसरा ऑप्शन है बारंबारता बहुभुज, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तोरण। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है। सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है। तो देखिए समान त्रिभुजों में क्या होता है, देख लीजिए, समान संगत कोण होते हैं, समान भुजाएं होती हैं, समान क्षेत्रफल होते हैं, या ये सभी होते हैं। यानी कि जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनमें क्या क्या चीजें समान होती हैं, ये यहां पर आप लोगों को बताना है। तो देखिए आप लोग फटाफट इसका सही आंसर बताइए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। देखिए सर्वांग सम का मतलब होता है कि एक त्रिभुज के ऊपर अगर दूसरा त्रिभुज रखा जाए तो नीचे वाला त्रिभुज पूरा पूरा ढक जाना चाहिए, यानी कि उसकी प्रत्येक भुजा के ऊपर आनी चाहिए, पूरा पूरा ऊपर से जो है वो ढक जाना चाहिए, यानी कि नीचे वाला त्रिभुज हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहां पर सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि जो समान संगत कोण है वो भी बराबर होंगे, यानी कि जो संगत कोण है वो भी बराबर होंगे, जो भुजाएं हैं सारी वो भी जो है बराबर होंगी, और जो उसका क्षेत्रफल है यानी कि जो दो त्रिभुज हैं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो भी समान होगा। तो ये सभी समान होंगे। तो ये जो द ऑप्शन है सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वांग समता की शर्तें हैं। तो देखिए सर्वांग समता की शर्तें हमको बताना है, इसकी शर्तें क्या होती हैं। तो देखिए यहां पर पहला ऑप्शन है SAS, दूसरा ऑप्शन है SSS, तीसरा ऑप्शन है AAS, और फिर चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ये सभी। तो देखिए SAS, SSS, AAS का मतलब क्या होता है ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो देखिए SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड, मतलब भुजा एंगल भुजा, यानी कि भुजा के समान होनी चाहिए, यानी कि दो भुजाएं समान होनी चाहिए, और एक कोण। इसका मतलब सीधा सा होता है कि दो भुजा साइड साइड मतलब दो भुजाएं हो गई, और एंगल का मतलब एक कोण हो गया। तो देखिए दो कोण और दो भुजाएं और एक कोण बराबर होना चाहिए, या तो तीनों भुजाएं साइड साइड साइड, यानी कि तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, या तो दो कोण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए। पुनः एक बार सुन लीजिए, सर्वांग समता की शर्तें क्या होनी चाहिए कि या तो तीनों भुजाएं बराबर हों, या तो दो कोण एक भुजा बराबर हो, और या तो जो है दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, तब वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। तो इस प्रकार से जो है सर्वांग समता की शर्तें आप लोगों को पता हो गई होंगी। तो यहां पर SAS का मतलब आप लोग समझ ही गए, साइड एंगल साइड। तो इस प्रकार से ये जो द ऑप्शन है इसका ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।